क्या क्या पढ़ा दिए थे। देखिए हम आप लोग को पढ़ा रहे थे जंतु उत्तक ना, पादप उत्तक पढ़ा रहे थे ना। पादप उत्तक में हम आपको पढ़ाए थे कि पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो? दो। एक हम पढ़ाए थे अस्थाई, जिसको विभाज्योत्तक कहा जाता है। एक पढ़ाए थे अस्थाई, यानी जिसमें विभाजन नहीं होता है। अब विभाज्योत्तक का बात कर लेते हैं। तो विभाज्योत्तक में तीन प्रकार का उत्तक था। कौन कौन था जा रहा बाबू बता तो? शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। शीर्ष कहाँ होता था? तो टॉप पे क्या करता था? लंबाई बढ़ाता था। पार्श्व कहाँ होता था? बीच में मोटाई बढ़ाता था। अंतर्वेशी उन पौधों में पाया जाता था जिसे ज्यादा जानवर के द्वारा खाए जाने की संभावनाएं रहती है, तो घास वगैरह सब में पाया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा है अस्थाई, अस्थाई उत्तक। समझ में आ गया? तो ये तो विभाजन होता नहीं है इसमें, तो इसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। अस्थाई उत्तक होता कितने प्रकार का है और इनमें कौन कौन से बात आते हैं बाबू, इनको आज कंप्लीट करना है आज के क्लास में। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट 2 आज होने वाला है। ठीक है, पहले देख लेते हैं अस्थाई उत्तक के बारे में। ठीक है, अस्थाई उत्तक आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसमें विभाजन की क्षमता होगा क्या? नहीं होगा। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार इसका निश्चित रहता है। विभाजन तो नहीं होता है, लेकिन इसका रूप और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और यह जो है अक्सर जो है क्या होता है? मृत और सजीव दोनों होता है। मृत और सजीव दोनों होता है। लेकिन बाबू याद रखिएगा, जो विभाज्योतक था वो हमेशा सजीव होता था। सजीव होगा तभी तो बढ़ेगा ना। ये मृत भी होगा और ये क्या होता है? जीवित भी होता है, सजीव भी होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसमें कहते हैं इसमें कोशिका भित्ति पतली एवं मोटी होती है, यानी जो सेल्यूलोज का जो बना होता है सेल वाल, वो पतली और क्या होता है? या तो मोटी होता है। और इसमें क्या होता है? बड़ी रसधानी पाई जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधा में तो बड़ी रसधानी ही होता है। तो रसधानी क्या होगा? वैक्यूल्स क्या होता है? बड़ी होती है। अब यहाँ पर समझते हैं कि अस्थाई उत्तक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। हम आपको डायग्राम में भी दिखाए थे पहले, याद करिए। अस्थाई उत्तक दो प्रकार का होता है, एक सरल होता है, एक जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स, है ना। एक सरल होता है, एक जटिल होता है। तो चलो अध्ययन कर लेते हैं हम पहले किसका? तो सरल अस्थाई उत्तक का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। सरल अस्थाई उत्तक क्या होता है, बात समझ में आ गया? तब इसके बाद जटिल की ओर देखेंगे। तो चलिए देखिए सरल अस्थाई उत्तक क्या है। तो कहता है कि सरल अस्थाई उत्तक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, यानी समान कोशिकाओं का। समरूप का मतलब क्या होता है? समान कोशिका, है ना। कोशिकाओं का बना होता है एवं यह तीन प्रकार का होता है, मृदुतक, स्थूलकोण, दृढ़ उत्तक। देखिएगा ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। सरल उत्तक में, है ना, सरल अस्थाई उत्तक में ज्यादा कुछ है नहीं। बस आपको याद रखिएगा कि सरल जो उत्तक होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, मृदुतक, है ना, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक। मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, है ना। पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्कोलरेन कायमा। ठीक है, इसको इंग्लिश में पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्कोलरेन कायमा कहा जाता है। बात समझ में आ गया? इंग्लिश भी याद रखिएगा बाबू यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत? इंग्लिश भी याद रखिएगा आपको बाबू। मृदुतक या पेरन कायमा, है ना, स्थूल कोण उत्तक या कोलन कायमा, या दृढ़ उत्तक या स्कोलरेन कायमा। ये तीन उत्तक आपका सरल अस्थाई उत्तक है। अब इनमें देखिएगा बहुत छोटा छोटा पॉइंट लिखे हैं, बहुत तुरंत याद हो जाएगा। बस आपको नाम याद रखना है। ये किसका याद रखना है? नाम याद रखना है, कंफ्यूज जाइएगा नहीं। आपको डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम में सारा बातें आ जाएगा, क्लियर करवा देंगे हम लास्ट में। इस वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर करवा ही देंगे। बस समझ में आ गया? मृदुतक या पेरन कायमा, स्थूल कोण या कोलन कायमा, दृढ़ उत्तक या स्कोलरेन कायमा। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर मृदुतक होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए देखिए मृदुतक क्या होता है। कहता है कि इस प्रकार के उत्तक पौधों के तने, जरा समझिएगा ये पाया कहाँ जाता है? तो पौधों के कहाँ पाया जाता है? तने, मूल एवं छाल तथा पत्तियों में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिएगा ध्यान से, तना, जड़ हो गया, छाल हो गया, यहाँ पर पत्तियों के एपिडर्मिस यानी पत्ती ही समझ लीजिए, वहां पर पाया जाता है। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि पौधे का अगर तना होगा बाबू, अगर छाल होगा, अगर पत्ती होगा, तो इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा।
क्योंकि ये हरा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है, तो यह पौधों का संरक्षण करता है, क्योंकि भोजन भी तो यही बना रहा था ना, बचाता भी है। यह पौधों का क्या करता है, संरक्षण करता है। कहो क्यों? जैसे कि बात बताइए, हमारे शरीर के ऊपर त्वचा लगा हुआ है, तो हमारे शरीर के जो इसके नीचे का अंग है, अंदर का अंग है, जैसे मांसपेशी हो गया, हर चीज को ये ऊपर से प्रोटेक्ट करता है, एक कवर के रूप में काम करता है। तो उसी तरह से जो है ये इसका जो तना, छाल, पत्ती, देखिएगा शीशम, शीशम वृक्ष दिखाए थे, शीशम वृक्ष का छाल देखिएगा कितना मजबूत होता है, देखिए बहुत तगड़ा होता है ना। तो ये सभी क्या करता है, उसको सहायता भी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब कहता है कि पौधे के हर भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। हम बोले थे ना कि ये देखो ये भोजन का भी निर्माण करेगा, क्योंकि बाबू ये हरा कलर का हुआ, छाल देखिएगा अब नॉर्मली हरा कलर का होता है। अब कहेगा सर अब लिप्टस का तो दिखाए तो उजला कलर का होता है, शीशम का दिखाई दे तो शीशम तो थोड़ा वो भूरा कलर का होता है ना उसका छाल। तब तुम कोई भी पेड़ पौधे लिख लो, अगर उसके बचपन का रूप देखोगे तो सब छाल हरे होता है। देखे हो गाछ का कोई भी वृक्ष देखो, उसका जो अगर पौधा का रूप में है तो पौधा के रूप में देखिएगा तो उसका जो है छाल क्या होता है, हरा होता है। इसका मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। पत्ती तो हरा होता ही है। अब जड़ में लेकिन ये जड़ क्या होता है, उजला होता है। जड़ में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, याद है कि नहीं है? कौन सा? अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें, वहां से आएगा। तो ये सिर्फ जड़ ही क्या करता है, भोजन नहीं बनाता, बाकी सब भोजन का निर्माण करता है। यह उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, टेनिन, रेजिन आदि को भी संचित करता है। याद रखिएगा, इसी छाल में यानी इसी छाल सब में क्या पाया जाता है, जैसे आप देखिएगा कोई कोई पेड़ से गोंद निकलता है, रेजिन, टेनिन, ये सब भी उसी पेड़ का ही पदार्थ है। तो ये सब भी कहाँ पर स्टोर होता है, तो यही तना, छाल सब में स्टोर होकर के रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो रेनिन, टेनिन है ना, गोंद तक को जमा करके कौन रखता है, तो बाबू तो याद रखिएगा यही मृदुतक रखता है। कौन सा रखता है? मृदुतक रहता है। यह भोजन बनाने का भी कार्य करता है। यह कहाँ पे पाया जाता है, तो तना में, छाल में, जड़ में, पत्ती के एपिडर्मिस वाले भाग में पाया जाता है। कोई दिक्कत? ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बता दिए हैं। ये भी लमसम क्या होता है, सजीव ही होता है। ये भी क्या होता है, लगभग सजीव ही होता है। किसी को कोई दिक्कत? तीन काम देख लिए इसका। चलिए आगे देख लेते हैं, स्थूल कोण उत्तक। कौन सा? स्थूल कोण उत्तक। देखिए इसमें एक चीज छिपा है, कोण। क्या छिपा है? कोण। कोण से याद रखिए, कोण कैसे होता है, एक डिग्री। जैसे ये गया ऐसे निकल गया, जैसे ये डाल जा रहा है ऐसे डाल जा रहा है, ऐसे निकल जाता है। जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं बाबू, ऐसे मान के चलिए कोई पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ है, ये ऐसे जा रहा है, इस पे एक डाल निकल जाता है, ऐसे निकला है ना, होता है ना बाबू। अगर यही डाल ज्यादा बड़ा तो एक और डाल इसी से निकल जाता, ऐसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता है। तो कोण से याद रखिएगा, यह जो उत्तक होता है वैसे पेड़ के उस भाग में पाया जाता है जहां पर वृंत होता है, पुष्प का वृंत। वृंत का मतलब होता है छोटा छोटा टहनी। अभी देख रहे हो बाहर में जो फूल रखा हुआ है, तो जो एक मेन पौधा होता है उसी के पौधा से ऐसे ऐसे निकला हुआ भाग होता है। तो जहां पर कोण बनता है, तो कोण बाबू कहाँ पे बनेगा, तो कोण कहिएगा सर है यहीं पर ना बन रहा है, देखिए यहाँ पर निकला, यहाँ पर निकला, यहाँ पर निकला, यही ना कोण बन रहा है जी, बन रहा है ना। तो इसी कोण वाले जगह पर पाया जाता है आपका स्थूल कोण उत्तक। याद रखिएगा, स्थूल कोण उत्तक आपके इसी कोना वाले भाग पर पाया जाता है जहां डंठल निकलता है, तो उसको पुष्प वृंत या पुष्पावली कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह उत्तक पौधों के नए भागों पर पाया जाता था। अब नया भाग कहाँ से? नया भाग देखिए, ये आपका पौधा है, तो बाबू जब डाल निकलेगा तो वही ना नया भाग होगा। तो नया भाग याद रखिए, या वैसा भाग याद रखिए जहां कोण बनता है। तो कोण हमेशा कहाँ बनेगा? नए वाला भाग पे ना। याद हो जाएगा, कोण से कोण याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है पेड़ पौधे के। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर लिखे पुष्प वृंत, पुष्प वृंत का मतलब ही होता है नई डाल नई पत्ती। तो नया डाल कोई पेड़ पौधा खड़ा है, नया डाल निकलेगा तो यही निकलेगा, कोना बनेगा, और कोना पे स्थूल कोण उत्तक हो जाएगा। नई पत्ती, अब देखिएगा कोनो कोनो पेड़ पौधा ऐसा होता है सिर्फ पत्ती निकलता है, पहले तो छोटा पौधा होता है तो पत्ती निकलता है, तब पत्ती भी कैसे निकलता है आपको बताए हैं कि बाबू ये आपका क्या है, पेड़ पौधा है मान के चलिए, तब पत्ती ऐसे निकलता है, ऐसे करके निकलता है ना जी, ऐसे है ना। तो देखिए यहाँ पर कोण बना ना, बात समझ में आ रहा है? तो इसी के जगह यहाँ पर क्या होता है, स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है।
आगे बढ़े। और पुष्पावली वृंत, वही वृंत हो गया बाबू, यही डाल टहनी जो कह लो वृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जड़ में ये नहीं पाया जाता स्थूल कोण। जबकि इससे पहले वाला जो अभी हम लोग देखे कौन सा, सरल अस्थाई उत्तक, तो जड़ में भी पाया जाता था। तो ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, वृंत पर, यानी जहाँ कोण बनता है। तो कोण के जगह पर भी ये हरा होता है। इसका मतलब ये भी भोजन के संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है। आगे बढ़े। तो यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सही बात तो है, डाली जितना निकलता है वो पौधों को यांत्रिक सहायता ही प्रदान करता है, अंदर से मजबूती प्रदान करता है। भोजन के निर्माण में भी क्या होता है बाबू, सहायक क्यों होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, हरे कलर का होता है। और जो भी ग्रीन कलर का होगा प्रकाश संश्लेषण करेगा कि नहीं करेगा। सीधा लॉजिकली सोचिएगा। आपको लग रहा है कि सर इतना पढ़ेंगे इतना याद रखेंगे, नहीं बाबू, याद नहीं रखना है, समझिए। पेड़ पौधा तो सब दिन न देखते हैं, तो उसके बारे में जानना होगा ना। आप ही के दोस्त का हो, घर में हो, सबको देखते हैं, तो उसके बारे में हर एक आप लोग काला चिट्ठा जानते हैं, है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से जानिए, हर एक का राज जानिए कि यहाँ पर आखिर कौन सा उत्तक है। इसलिए रट्टा नहीं मारिएगा साइंस, साइंस में रट्टा मारिएगा तब तो हो गया, एसएसटी में क्या करिएगा तब। समझ में आ गया। सिर्फ समझिए, यहाँ पर आप लोग रोज जाते हैं पेड़ पौधा में, अब पेड़ पौधा में देखिए जड़ में कौन सा क्या पाया जाता है जी, ये तना निकला तो इसमें क्या पाया जाता है, भोजन कौन सा अंग निर्माण कर रहा है, इतना तक तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग को रोज जान पहचान पेड़ पौधे से होता है, इसलिए रटना मना है, समझिए। बात समझ में आ रहा है। आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि थोड़ा इसका नाम बड़ी गड़बड़ सब है, तो नाम याद रखना होगा, बाकी अपने सारा काम याद हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं दृढ़ उत्तक बाबू। अब देखिए दृढ़ उत्तक, दृढ़, दृढ़ का नामे सुन करके लग रहा है कि मजबूत होगा, है कि नहीं। कोई चीज दृढ़ होता है, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, वो जल्दी नहीं टूटता है, उसी को कहते हैं दृढ़ उत्तक। जैसे आप लोग नारियल छीलते वक्त देखिएगा, नारियल का मार दबिया से, लेकिन वो कटता ही नहीं है। तो नारियल का छाल जो ऊपर वाला होता है क्या चीज का बना होता है, दृढ़ उत्तक। और नारियल का गाछ में भी दृढ़ उत्तक पाया जाता है। बात समझ आए। और कोनो कोनो के फल के बीज में पाया जाता है दृढ़ उत्तक, तोड़ते रहिए लेकिन बीज जल्दी नहीं टूटता है। बात समझ में आ रहा है। तो दृढ़ उत्तक याद रखिएगा, दृढ़ से, क्लियर है। तब देखिए क्या होता है, कहता है कि दृढ़, अब देखिए दृढ़ उत्तक आखिर मजबूत क्यों होता है। तब दृढ़ उत्तक इसलिए मजबूत होता है कि इसमें एक लिग्नन, कौन सा लिग्नन लिखा हुआ है यहाँ पर, लिग्नन, लिग्नन नाम का क्या होता है, एक लो या रसायन पदार्थ का लो, वो जब जम जाता है तो वो इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, जैसे सीमेंट का कोई दीवार कर देते हैं, देखो सीमेंट का दीवार कितना मजबूत होता है, उसी लिग्नन के जमाव के कारण यह सीमेंट की तरह क्या हो जाता है, मजबूत होता है, जो कोशिकाओं को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। बातें समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि दृढ़ उत्तक किसके कारण मजबूत होता है, तो लिग्नन के कारण। लिग्नन एक रासायनिक पदार्थ है जो जम जाता है उसमें, तो काफी मजबूत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि यह दृढ़ उत्तक पौधे के तना एवं बीजों के कठोर भाग तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तना में हो गया, अब बीजों में भी हो गया, और नारियल के बाहरी छिलका में भी पाया जाता है बाबू। बात समझ में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये तना में पाया जाता है। तना में क्यों पाया जाता है, अब आगे बताएंगे। तना में भी वो पाया जाता है, इसके बाद बीज में पाया जाता है, कोई बीज में, सभी बीज में नहीं, कोई बीज में, कोई बीज काफी मजबूत होता है ना। नारियल के रेशेदार छिलका, तो नारियल का रेशेदार छिलका समझ रहे हो, ऊपरला भाग नारियल का, काटते काटते परेशान हो जाते लेकिन कटता नहीं है। लेकिन जब नारियल कच्चा रहता है तो उसमें लिग्नन जमाव कभी नहीं होता है, लेकिन जब जम जाता है तो क्या होता है, काफी मजबूत होता है, दृढ़ता प्रदान करता है। बात समझ में आ गया। अब कहता है कि साथ ही साथ रेशेदार पौधा जैसे पटुआ, अब जो पटुआ देखियो ना जिससे रेशा निकलता है, उसमें भी यही पाया जाता है, रेशेदार पटुआ, तथा अन्य पौधों में भी पाया जाता है। क्लियर है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा आंतरिक भागों की रक्षा करता है बाबू। और क्या कहता है कि यह पौधे के बाहरी परत की भी रक्षा करता है और पौधों में दृढ़ता एवं लचीलता प्रदान करता है। जरा समझिएगा, आप लोग झूला झूले हैं गाछ में लटक करके, ऐसे करके लटक जाते हैं फिर छोड़ते हैं तो उड़ जाता है, क्यों नहीं टूटता है, इसी के कारण।
ये क्या करता है, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। तुम कोई पौधा को ले लो, ऐसे झुका लो तो ऐसे ऐसे है तो काफी मुड़ जाता है, लेकिन टूटता जल्दी नहीं है। इसी के कारण, यानी दृढ़ उत्तक के ही कारण वो लचीलापन होता है। फिर छोड़ दीजिएगा तो वैसे सीधा हो जाता है। लेकिन ज्यादा वजन दे दीजिएगा तो क्या हो जाता है, कभी कभी टूट जाता है। बात समझ में आ रहा है? यह अब देखिए, चूंकि लचीला है तो इसका मतलब मजबूती भी प्रदान करेगा, आंतरिक सहायता भी प्रदान करेगा। ये समझ में आ गया? तो यही सारी चीजें हैं जो दृढ़ उत्तक में आपको पूछी जाएगी। लिग्नन के जमाव के कारण काफी मजबूत होता है। पाया कहाँ जाता है, तो बीजों में, कुछ कुछ बीजों में, नारियल के बाहरी रेशों में। बात समझ में आ रहा है? रेशेदार पौधा जैसे पटुआ में, इन सबों में पाया जाता है। यह पौधों को लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान करता है। तो दृढ़ता प्रदान करेगा, लचीला प्रदान करेगा, तो इसका मतलब वो यांत्रिक सहायता भी देता होगा। बातें समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है दृढ़ उत्तक में? क्लियर है यहाँ तक दृढ़ उत्तक का कहानी? चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं बाबू जटिल अस्थाई उत्तक में। कहां पर आ जाते हैं? जटिल अस्थाई उत्तक, है ना? जटिल अस्थाई उत्तक। तो हम लोग सरल अस्थाई उत्तक में तीन भाग को क्या कर लिए, देख लिए। हाँ हाँ, क्लास ओपन है। जटिल अस्थाई उत्तक, तो जटिल अस्थाई उत्तक के दो भाग, कौन सा भाग? दो भाग। एक होता है आपका जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। कौन कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम। अब बाबू बढ़िया से समझिएगा, जाइलम और फ्लोएम आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम कैसे होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो कहता है कि यह दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक जल एवं खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों के पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। तो ये जो जटिल उत्तक होता है बाबू, ये जो जटिल उत्तक होता है, ये सिर्फ क्या करता है, पानी और नीचे से क्या होता है, पानी खनिज लवण को लेकर के, और जब भोजन बनाता है पत्तियां, तो उसको क्या करता है, पहुंचाने का कार्य इन्हीं दो उत्तकों का होता है। तो अब पानी और खनिज लवण को कौन ऊपर तक पहुंचाता है, और फिर भोजन बनने के बाद कौन पहुंचाता है, इन दोनों का ही काम है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी कोई दिक्कत? अब कहता है कि जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार का होता है। जाइलम, जाइलम को दारू कोशिकाएं भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछता है कि दारू कोशिकाएं या दारू उत्तक नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जाइलम। आप फ्लोएम, फ्लोएम या ब्लास्ट, सॉरी बास्ट, इसको बास्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? क्या होता है? बास्ट। तो दो ही होता है जटिल जटिल अस्थाई उत्तक, दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में समझे। देखिए जाइलम क्या होता है बाबू, जरा समझिएगा, जाइलम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जाइलम जो उत्तक होता है, वो क्या होता है, वो क्या करता है, नीचे से आपका, नीचे से हम शॉर्टकट में बता देते हैं, फिर हम लोग बुक का भी देख लेंगे। ये जो जाइलम होता है, ठीक है, खास खास करके समझिएगा, ये फ्लोएम जो होता है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम अंतर के लिए आपका विशेष जरूरी है, इसलिए अभी समझ लीजिए। अंतर आप लोग खुद से ही चार पांच तो बना लीजिएगा, सिर्फ समझिए। देखिए एक बात बताइए, आपका जो घर होता है, आपका जो घर होता है, उसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, एक मेल वाला मेंबर होता है, एक फीमेल वाला मेंबर होता है ना, यानी पुरुष वाला और महिला वाला। खास करके घर में जब खाना बनाने का होता है, तो बाहर से, मार्केट से सब्जी साग कौन लाता है भाई? पुरुष लाता है, मेल लाता है, लड़का वाला पार्टी लाता है। यहाँ पर जो कुछ भी लाना होगा, आटा पिसवा दो तो लड़का को भेज दो। बात समझ में आ रहा है? बर्तन धोना है तो लड़की को भेजवा दो। समझ में आ गया? तो मेल पार्ट यानी पुरुषों का होता है। अब पुरुष थोड़ा जालिम होता है ना, जालिम, उसको जल्दी और आएगा बाजार में, किसी से लफड़ा हो गया, उधारी नहीं दिया तो मूड खराब रहता है, गुस्सियाल रहता है, और घर में आता है तो बस गरिया देता है अपना घर वाला सबको। यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो जालिम होता है, थोड़ा जालिम होता है। तो जात से याद रखिएगा जालिम। और घर से बाहर वाला सामान को कौन लाता है? जालिम, यानी जाइलम लाएगा। अब घर में लाके दिया तो खाना बनाएगा कौन? तो खाना तो बाबू रसोईया, रसोई घर में बनाता है रसोईया। तो रसोईया मने पत्ती, रसोईया मने पत्ती, पत्ती खाना बनाया। अब खाना बना देता है तो रसोईया तो चली जाती है बेचारी, तो काम करने आती है 2 घंटा, वो तो सब कुछ करके चल जाती है खाना पीना बना के। तो अब खाना जो बन जाता है, तो बांटता कौन है? क्या पुरुष से जाता है, ले लेता है खाना अपने से? महिलाएं बांटती है। महिलाएं यानी फ्लोएम,
फ्लोएम से याद रखिएगा फीमेल, फीमेल का फ है ना जी, फीमेल याद रखिएगा। फ्लोएम बांटने जाती है सब जगह, तुम भी ले लो तुम भी ले लो, सबके रूम में जा करके क्या करेगा, बांट देता है। तो जड़ में भी जाएगा, लो भाई तुम भी ले लो, तुम तो खाना बना नहीं रहे हो। पत्ती दूसरे दूसरे जगह पर भी, ऊपर नीचे हर जगह जा जा करके ये बांटती है। जैसे 10 ठो रूम है किसी के घर में, इधर है उधर है ऊपर में है, ग्राउंड फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर पे है, सब जगह जाती है ना जी खाना पहुंचाने के लिए ये फ्लोएम बेचारी, है ना। परेशान सबसे ज्यादा यही होता है। लेकिन ये जो जाइलम वाला भाई साहब है, ये इसको क्या बाजार से गए और सब्जी उठा करके लाए और दे दिए रसोईया को बनाने। तो सबसे ज्यादा मेहनत यही करती है। तो अब याद रखिए आप लोग बाबू, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हमारा क्या है, पेड़ है। ये हमारा जो पेड़ है बाबू, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये पेड़ है। तो आपको पता है इसी में यहाँ पर हम पत्ता एक बना देते हैं, यहाँ पर कौन सा बना देते हैं, पत्ता बना देते हैं यहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक है। अरे चित्र समझिए। अब देखिए यहाँ से दो नली लगा होता है, एक क्या लगा होता है, दो नली लगा होता है। एक का नाम है जाइलम और दूसरा का नाम है हम क्या रख देते हैं, फ्लोएम। इसका नाम रख देते हैं हम इधर फ्लोएम, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं फ्लोएम, इसका नाम रख देते हैं जाइलम। तो जाइलम भाई साहब बाहर से सब्जी उब्जी लाता है, तो सब्जी उब्जी ला करके रसोई में रखता है। तो इसका मतलब ये जो जाइलम होता है वो नीचे से जड़ से क्या होगा, जड़ से, किससे, जड़ से। तो जड़ से क्या लेगा, तो जड़ से जल लेता है और खनिज लवण लेता है। क्या लेता है, खनिज लवण लेता है नीचे से, यानी जड़ से जल तथा खनिज लवण लेकर के ये कहाँ देगा, तो रसोई घर। तो पेड़ पौधों का रसोई घर कौन, पत्ती ही न कहलाता है। तो पेड़ पौधे का रसोई घर कौन होता है, तो पत्ती होता है। तो पत्ती के पास दे देता है जा करके, और पत्ती के पास दे देता है। तो इसके बाद ये क्या करता है, अब रसोईया खाना बना दी, यानी पत्ती खाना बना दिया, तब बांटने का काम कौन करता है, तब फ्लोएम करता है। फ्लोएम हर जगह जाता है। तो एक बात बताइए, अंतर जब पूछेगा तो वहां लिखवाएंगे जाइलम फ्लोएम में अंतर 4 से 5 गो। तो सबसे पहली बात, तो जाइलम जल एवं खनिज लवण का क्या करता है, परिवहन करता है। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। दूसरी बात है, अब देखिए फ्लोएम में क्या लिखेगा, तब फ्लोएम खाना पीना का, यानी कि जब बन जाता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब जाइलम भाई साहब पानी कहाँ से, खाली नीचे से न उठाएगा, जमीन ऊपर से तो आसमान से पानी लेगा नहीं। तो जाइलम सिर्फ नीचे से ही जल लेता है। इसका मतलब ये सिर्फ केवल नीचे से ही ऊपर जाता है, खाली पानी तो नीचे से ही न लेगा जी। तो यानी ये खाली नीचे से ऊपर जाता है। जबकि फ्लोएम को तो खाना बना, तो यहाँ भी देना होगा थोड़ा सा, यहाँ भी देना होगा, और जड़ों को देना होगा, यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, हर किसी को जा जा करके बांटती है। तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब दिशा में जाती है। तो दो अंतर हो गया ना जी दिशा का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरा समझ में आ रहा है, तो ये अंतर में और अच्छे से डिटेल से बताएंगे। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जाइलम एक्चुअल में करता क्या है, अब फ्लोएम एक्चुअल में क्या करता था। जाइलम जल जल खनिज लवण का अवशोषण करके पत्ती तक पहुंचाता है, अब फ्लोएम बेचारी खाना बनने के बाद पहुंचाने का कार्य करता है। सीधी सीधी सी बात है। तो ओवरऑल हम सब एक शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा जटिल अस्थाई ऊतक है वह खाद्य पदार्थ और जल का ही क्या करता है, परिवहन करता है। बात समझ में आ रहा है, जल का परिवहन करता है और खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। जबकि इससे पहले वाला सरल अस्थायी तक तो सहायता प्रदान करता था, वो भी भोजन कोई कोई बनाने में मदद करता था। बातें समझ में आ रहा है सभी को। तो चलिए अगला हम लोग अपना टॉपिक देख लेते हैं, जाइलम खान को कर रहे थे, ठीक है। चलिए, जाइलम अथवा दारू कोशिकाएं क्या है, जाइलम अथवा दारू कोशिकाएं कहता है कि जाइलम अथवा दारू उत्तक पौधों के मूल, देखिए पौधों कहाँ पाया जाता है, जड़ तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। तो बाबू ये नीचे से ही ऊपर में होता है, ठीक है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। चालन उत्तक का है जी, तो चालन का मतलब होता है यह एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। चालनी उत्तक, इसमें चालनी नलिकाएं होती है, ठीक है। चालन उत्तक भी कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। वाहिनी का है, पूछता है याद रखिएगा, वाहिनी का है ना। इसके बाद वाही का है, जाइलम रेशा और जाइलम मृदुतक। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, याद तुरंत हो जाएगा। वाहिनी का है, वाहिनी दुइये को देखो, ये दोनों सेम है ना जी। इसमें देखो वाहिनी कायम पहला में ए लगा था, इसको छांट दीजिएगा दूसरा वाला बन जाएगा। नौ, सिर्फ नौ को हटा दीजिए, दिए हैं तो वाही कायम, ठीक है। वाहिनी काय, वाही, इसके बाद जाइलम रेशा,
जाइलम मृदु तक, यहाँ भी जाइलम जाइलम सेम है, और यहाँ पर रेशा, यहाँ पर मृदु तक, जाइलम रेशा जाइलम मृदु तक। तो याद रखिएगा वाहिनिकाएं, पहला में वाहिनी वाहिकाएं, तीसरा जाइलम रेशा, चौथा मृदु तक, यानी पेरेंकाइमा। बात समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर है सभी का? चार याद रखिएगा। फिर से एक बार बोलो तो वाहिनी काएं, वाही रेशा मृदु तक। सेम कहानी इसमें भी अगला फ्लोएम में भी आपका होने वाला है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, थोड़ा बहुत ओवरऑल करके देखना, इससे यहाँ से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अंतर वंतर पूछता है तो वहां पर ज्यादा आप लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग का वाहिनी काएं या ट्रैकिड्स, है ना। वाहिनी काएं या ट्रैकिड्स क्या होता है बाबू? जो अभी हम लोग देखे ना जाइलम का वाहिनी काएं पहला भाग, तो वाहिनी काएं देखो कहता है कि यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और जल को तने, और देखो क्या कहता है कि जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। तुरंत ने बताते जाइलम भी न करता है, तो जाइलमे का भाग है ये किसी का भाग होता है जल पहुंचाना, तो यहाँ से वहां करना, यही काम होता है। तो यह क्या करता है, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। इनकी कोशिकाएं लंबी तथा दोनों सिरों पर नुकीली एवं मृत होती है। तो देखिएगा ऐसे होता है, दोनों सिरों पर नुकीली होगा और लंबा लंबी होगा। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला भाई साहब को देख रहे हैं, देखिएगा दोनों सिरों पर क्या है, नुकीली है, और यहाँ पर देखिए नुकीली है यहाँ पर, और बीच में थोड़ा मोटी भी है, और ये लंबा होता है। ये क्या होता है, लंबा होता है। तो यही है बाबू क्या, वाहिनिकाएं। क्या है, वाहिनिकाएं। और दूसरा वाला क्या है बाबू, वाहिकाएं। दूसरा वाला क्या है, वाहिकाएं। तीसरा वाला क्या है, जाइलम रेशा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। जाइलम का क्या है, वाहिनिकाएं। क्या है, वाहिनी। आगे बढ़े तो चलिए देख लेते वाहिनिकाएं खत्म। अब कहता है कि वाहिकाएं, दूसरा नंबर देख लेते वाहिकाएं। इनकी कोशिका भी मृत होती है, लंबी होती है, नलिकार होता है, नली होता है इसमें, ठीक है। और ये क्या करता है, जल एवं खनिज लवण का ट्रांसफर करता है। और जबकि इससे पहले वाहिनिकाएं देखे तो सिर्फ जले का ट्रांसफर कर रहा था, खनिज लवण का भी ट्रांसफर करता है, पत्ती तक पहुंचाता है। कहानी खत्म। जाइलम तंतु देखेंगे, यह लंबे शंकु के मृत कोशिकाएं हैं और यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, यानी मजबूती प्रदान करते हैं। और जाइलम मृदुतक देखेंगे, यह कोशिका जीवित होती है और भोजन को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, भोजन को जमा करके रखता है। तो चलिए क्या क्या देखे ध्यान से। वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं जल का ट्रांसफर पत्ती तक खत्म, लंबा होता था, और बीच में कोना पे क्या होता था, पिचका हुआ होता था, है ना, नुकीली होती थी। इसके बाद दूसरा वाहिकाएं, वाहिकाएं जल एवं खनिज लवण का भी ट्रांसफर पत्ती तक करता था। और एक चीज कॉमन देखे कि बाबू, जो वाहिनिकाएं था उसकी भी कोशिकाएं मृत होती थी, यानी ये मृत कोशिका का बना होता था, और वाहिकाएं भी मृत कोशिका का बना होता था। और तो जाइलम रेशा भी मृत कोशिका का बना होता था। और जाइलम रेशा क्या करता था बाबू, अभी तुरंत आप लोग को बताएं, जाइलम रेशा को या तंतु को या मृत कोशिका का बनता और यांत्रिक सहायता प्रदान करता था। और जाइलम मृदुतक क्या करता था, यह पेड़ पौधे में भोजन को स्टोर करके रखने का काम करता है। जैसे फल उल में देखिएगा, एक बात होती है, आप लोग पेड़ पौधे का जो फल खाते हैं तो क्या खाते हैं, उसका भोजन खाते हैं आप लोग। बेचारा भोजन अपना अपना स्टोर जमा करके अब फल में रखता है, आप लोग तोड़ लेते हैं उसको। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप देखते हो, मधुमक्खी कितना मेहनत से फूल का रस चूस करके अपने पेट में लेती है, और पेट में लेकर के वो उसको निकालती है, सुबह सुबह वाला जो निकालते हैं, और छत्ता में जमा करके रखती है, और तुम लोग बड़ी शौक से पीते हो। समझ में आ गया? अब फायदेमंद है, बहुत महंगा मिलता है ना जी। बताओ, एक हम लोग का कितना बेस्ट है, समझ में आ रहा है, और उसका कितना महंगा है। तो क्लियर है आगे। सिर्फ इसी चौका कोशिका क्या होता है, जीवित होता है, बाकी इन तीनों तो कोशिका मृत होता है। तो एक अंतर और भी बन गया कि जाइलम की कोशिकाएं अक्सर क्या होता है, मृत होता है। बातें समझ में आ रहा है? जाइलम क्लियर है, जाइलम चार प्रकार का होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। क्लियर है? जाइलम जो है पानी को पत्ती तक पहुंचाता है, मृत कोशिका। इसके बाद वाहिकाएं, वाहिकाएं क्या होगा बाबू, यह भी क्या करता है, पानी और खनिज लवण को कहाँ तक पहुंचाएगा, पत्ती तक, और इसकी भी कोशिकाएं मृत।
इसके बाद रेशा, ये यानी तंतु, रेशा उसी पते। जाइलम तंतु, जाइलम तंतु क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि तंतु वाला भाग जो भी होता है वो यांत्रिक सहायता ही प्रदान करता है। जैसे अभी आपको तुरंत बताए थे, इससे पहले वाला सरल अस्थायी ऊतक में बताए थे, जैसे नारियल का रेशेदार वाला भाग बड़ी मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। तो तंतु से याद रखेगा रेशा, रेशा से याद रखेगा मजबूती। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो चलिए आज खत्म ही कर देंगे इस सेशन का, समझ में आ गया पूरा अच्छे से। अब कहता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जाइलम होता है ना बाबू, जाइलम ऊतक जो होता है वह पौधों में क्या चीज करता है, तो पानी और खनिज लवण का ट्रांसफर पत्ती तक करता है। इस प्रकार हम कहे ना, अभी जो आपको अंतर बताए थे तभी हम यही ना बता रहे थे। तो देखो अतः कंक्लूजन निकाल करके भी हम लिख दिए कि यह क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और जल तथा खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाबू फ्लोएम। अब फ्लोएम यहाँ पर समझ रहे हैं, घरवाली यहाँ पर है ना, फ्लोएम से फीमेल। अब फीमेल बेचारी परेशान रहती है यहाँ पर खाना पहुंचाते पहुंचाते, है ना, भर दिन पहुंचाती है। अब जिधर से आया खाना निकालो जी, समझ में आ रहा है, देती है कि नहीं? हाँ क्लियर है। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर, कहता है यह पौधों के जड़ तना एवं पत्ती वहां पर सेम वहां पर भी पाया जाता है। यह भोजन, क्योंकि बाबू जहां जहां जाइलम होगा वहां वहां फ्लोएम होगा, याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही जगह पाया जाता है। यह भोजन का संवहन करता है। संवहन का मतलब क्या, परिवहन, यानी भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जाइलम क्या करता था, जल एवं खनिज लवण का, याद रखिएगा, ठीक है। यह चार प्रकार की होता है बाबू, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या फ्लोएम का मृदुतक, इसको भी याद रखिएगा। चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं याद रखिएगा, सह कोशिकाएं, फ्लोएम या बाष्प तंतु उसी को कहते हैं। अब फ्लोएम मृदुतक देखो इसमें सेम है, जाइलम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक, इसमें याद रखिएगा सिर्फ बाष्प तंतु, देखो यहाँ भी तंतु लगल है ना जी। तब फ्लोएम तंतु या फ्लोएम मृदुतक, दो तो जाइलम से कॉपी कर लिए हम, मतलब वहां पे जाइलम लगा दिया, यहाँ पर फ्लोएम लगा देंगे। इसमें याद रखिएगा चालनी सहकोशिकाएं, उसमें वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, इसमें चालनी और सहकोशिकाएं, याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। दो चार बार रिवीजन करते रहना है, सप्ताह में 2 बार देख लीजिएगा, याद रह जाएगा, भूलिएगा नहीं। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो बाष्प तंतु हो गया यहाँ तक। चलिए 4 प्रकार का देख लिए हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चालनी नलिकाएं क्या करता है बाबू, चालनी, चलनी देखे हो ना जी, आटा चालने वाला, देखिएगा उसमें छिद्र होता है, तो इसमें भी क्या होता है, छिद्र होता है, भोजन उसी से आता है। तो चालनी नलिकाएं भी कैसी होती है, छिद्र होती है, देखा है ना। कहता है कि बेलनाकार लंबी ये नलिकाएं लंबी बेलनाकार एवं छिद्रित वाली होती है। छिद्रित का मतलब होता है छेदा, छोटा छोटा छेदा होता है जिससे भोजन का वो ट्रांसफर करती है। तो चालनी में छेद होता है तो इसमें भी छेद होता है। समझ में आ गया? ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से। चलिए कहता है कि इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय और संचय अंग से कहां पर जाता है, तो उस अंग को जहां पर उसको जरूरी होता है, तो इसी नलिका से। बात समझ में आ रहा है? तो क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद सह कोशिकाएं क्या करता है, तो इसकी प्रत्येक कोशिका लंबी और जीवित होती है, जिसमें केंद्रक एवं जीव द्रव पाया जाता है। क्या होता है बाबू, केंद्रक और जीव द्रव पाया जाता है। इसमें भी कोशिकाएं क्या होता है बाबू, तो सजीव होता है। इसमें भी क्या होता है, सजीव होता है, और इसमें के केंद्रक और जीव द्रव पाया जाता है। अब देखिए यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, कहीं भी बेचारी हेल्प करती है। जैसे आप लोग बताइएगा घर में क्या होता है, एक मेन होता है खाना पर, खाना तो पहला पहला लगा देती है, लेकिन आपको बीच में दालें लेना है तो बुलाते हैं ना, दाल लेके आइए, और दाल लेके तो कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला बार में खाना लगाए वही दे, दूसरा कोई भी दे देता है, मदद करता है। जैसे घर में माँ खाना लगा दी है, आपको कुछ घटता है ना, चोखे लेने का मन होता है, कहते हैं ना चोखा ले आओ रे, तो ले कौन आती है, बहन आती है ना, तो वो मदद करती है, मेन नहीं हुआ, वो मदद करती है। तो सह का मतलब याद रखिएगा, मदद करने वाली। तो ये भोजन को ट्रांसफर करने में क्या करती है, मदद करती है। बात समझ में आएगा, और कुछ हो नहीं, याद रहेगा। सह कोशिकाएं, सह का मतलब होता है साथ, साथ देने वाला, याद रख लीजिएगा, साथ देने वाला। मेन तो तुम्हारा हो गया चालनी नलिका, उसी से भोजन जाता है पत्तियों पत्तियों से उसके वृद्धि क्षेत्र में, आया उसकी साथ देती है। बात समझ में आ रहा है? अब फ्लोएम तंतु क्या होता है देखो, तो कहता है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जो जाइलम ने बताई थी, जाइलम में बताते नहीं, यांत्रिक सहायता प्रदान, ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखिए फ्लोएम मृदुतक क्या करता है, तब मृदुतक हम बताए थे ना कि भोजन को स्टोर करके रखता है जाइलम में। इसमें देखिए यह भी क्या करता है, तक भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायक होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्लोएम पत्तियों से
विभिन्न भागों में, क्या करता है, विभिन्न भागों में जो तैयार भोजन होता है उसको पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम सिर्फ पानी और जल का अवशोषण पत्तियों तक करता है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर? तो जाइलम फ्लोएम हम लोग देख लिए, 4 प्रकार की हर चीज देख लिए, कोशिकाएं भी देख लिए। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो उसी का आकृति दिया है जाइलम और फ्लोएम का। हाँ, अब एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? रिकॉल कर लेंगे, एक एक करके रिकॉल कर लेंगे। ये आपका बाबू पादप उत्तक है, और पादप उत्तक हम पूरी तरह से पढ़ा दिए। तो पादप उत्तक होता था 2 प्रकार का, एक कौन था, विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक जिसको अस्थायी भी कहते हैं। चलिए अब आते हैं विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक 3 प्रकार का, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। और सबको रिवीजन करना है। शीर्ष लंबाई बढ़ाता था टॉप पे, पार्श्व बीच में मोटाई बढ़ाता था, अंतर्वेशी ये भी खास करके वृद्धि ही करता था लेकिन घास वगैरह समय पाया जाता था। क्लियर है? यहाँ पर 3 तरह का विभाज्योत्तक खत्म। आते हैं कौन किधर, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक 2 प्रकार का, एक सरल एक और जटिल। तो सरल उत्तक 3 प्रकार का होता था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इंग्लिश याद रखिए बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हाँ, मृद उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। मृद उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। इस डायग्राम को आपको याद करना है और इसी से आपका भाषा बनना चाहिए। ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाएगा, आपका जो कंटेंट लिखा है सारा आ जाएगा। देख रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं ना। अब मृद उत्तक, मृद उत्तक सर कहाँ पे पाया जाता है? तब मृद उत्तक जड़ में पाया जाता था। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको स्थूल कोण, स्थूल कोण कहाँ पाया जाता था? तो नए पुष्प में वृंत पे जहाँ डाल उगती है ना, तो कौन से याद रखिएगा, वहां पर पाया जाता है। अब दृढ़ उत्तक कहाँ पाया जाता था? दृढ़ उत्तक में लिग्नन एक रासायनिक था जिसके जमाव कारण मजबूत होता था। यह खास करके रेशेदार पौधों में पाया जाता था, नारियल के छालों में पाया जाता था, कुछ कुछ मजबूत बीजों में पाया जाता था। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर है। तो सरल अस्थाई उत्तक समझ गए। इसके बाद आते हैं जटिल। तो जटिल उत्तक 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार का, पहले जाइलम का रिकॉल कर लेते हैं। जाइलम 4 प्रकार का, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुता। खत्म। अब देखिए सबका सम कहानी सेम था। वाहिनिकाएं का क्या होता था? तो वाहिनिकाएं जल पहुंचाता था पत्ती तक मृत कोशिका। वाहिकाएं क्या करता था बाबू? तो वाहिकाएं जल और खनिज लवण दोनों को पहुंचाता था, इसकी भी कोशिकाएं मृत। जाइलम तंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, और जाइलम मृदु तक भोजन को स्टोर करके रखा था। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि यह जो है सिर्फ पेड़ पौधे में खनिज लवण और जल का ट्रांसफर करता था, और इसकी कोशिकाएं मृत होती थी। फ्लोएम का बात करते हैं। अब फ्लोएम भोजन को जो करती है, क्या करती है, भोजन को ट्रांसफर करती है ये। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो फ्लोएम 4 प्रकार का होता था। तो एक क्या हो गया आपका, चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं छिद्रित होती थी जिससे भोजन पत्ती से उसके वृद्धि अंग तक पहुंचता था। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, हाँ, सह कोशिकाएं। सह का मतलब साथ देने वाला, तो यानी जो थोड़ा थोड़ा मदद करती है। तो सह कोशिका यानी ये भोजन को पौधों तक ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसके बाद सह कोशिकाएं के बाद क्या था, फ्लोएम तंतु। तंतु मतलब मदद करे, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद मृदु तक यानी भोजन को स्टोर करके रखता है। तो ये बातें आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए बाबू। तो ये डायग्राम पूरी अच्छी तरीका से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, और इसी से आप अपना कंटेंट तैयार करिएगा। बात समझ में आ गया? तो आई होप कि आप लोगों को ये जो प्लांट टिश्यू है पूरी की पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसमें और देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर देख लेंगे। तो अंतर दूसरे हम लोग क्लास में देखेंगे अंतर क्या होता है। इसके बाद फिर चलेंगे जंतु तक पे। किस पे चलेंगे? जंतु तक पे। किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पर समझ में आ गया। सेकंड क्लास में हम पूरा प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिए।